नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि यूपी टेट 2021 28 नवंबर को निर्धारित है, तो हम लोगों ने पर्यावरण अध्ययन की जो है घटना चक्र बुक की कुछ चैप्टर वाइज जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट करी थी। उसी के क्रम में आज हम लोग चौथा चैप्टर है हमारा परिवेश, फोर्थ चैप्टर है हमारा परिवेश। आज इससे इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पर। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो आप पीछे के जो 3 चैप्टर हैं, परिवार एवं आवास, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पेड़ पौधे एवं जंतु, तीनों चैप्टर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ पे कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो आप वहाँ जाकर उन प्रश्नों को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, हमारा परिवेश। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो इसमें मिलान करना है। तो इधर इस साइड में ABCD करके वनों के प्रकार दिए हुए हैं और दूसरी साइड में 1 2 3 4 करके उन वनों से संबंधित पेड़ों के नाम दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के पहले हम आप लोगों को कुछ एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स है वो दिखा देते हैं, उसको देख लीजिए। उसी के आधार पर ये इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करिए। जैसा कि यहाँ पर वनों के प्रकार दिए हुए हैं, प्राकृतिक वनस्पतियाँ टॉपिक है, इसमें वनों के प्रकार दिए हुए हैं। जैसा कि पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन। इसकी विशेषताएं क्या हैं? इन वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, और ये वन जो है पश्चिमी घाट, शिलांग पठार, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता है, इन वनों को जो है शोलास वन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और इन वनों में जो पेड़ों की ऊंचाई होती है वह 60 मीटर से भी अधिक मिलती है। इन प्रकार मतलब कि उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों के जो प्रमुख पेड़ हैं, इन वनों में पाए जाने प्रमुख जो पेड़ हैं उनमें से महोगनी, आबनूस, जारूस और ये बांस, बेंत, सिनकोना इत्यादि हैं। ये वन जो है मसाले के बगानों के लिए भी फेमस हैं और इन वनों के लिए जो है औसत तापमान 25 डिग्री आवश्यक है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। इनकी विशेषता क्या है? इनके लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र होने चाहिए। दूसरी विशेषता है सह्याद्री की पूर्वी ढलान, प्रायद्वीप के उत्तर या पूर्वी पठार, शिवालिक श्रेणी के सहारे भाबर व तराई प्रदेश में ये पाए जाते हैं। इनके प्रमुख पेड़ जो हैं वह हैं सागौन, साखू जिसे सखुआ भी कहते हैं, शीशम, आम, महुआ, बांस और चंदन। फिर तीसरा टाइप जो है वह है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इनके लिए 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और इनमें क्या होता है, ऊंचे पेड़ों का अभाव होता है। इन प्रकार के वनों में जो है ऊंचे पेड़ बहुत ही कम मात्रा में मतलब देखे जाते हैं। इनमें छोटे पेड़ होते हैं, छोटी ऊंचाई वाले। तीसरा है जो है शुष्क जगहों पर कटीले वन में बदल जाते हैं। ठीक है। और इसमें जो है अत्यधिक चराई मुख्य समस्या है। इनमें जो है इन वनों में अत्यधिक चराई जो है मुख्य समस्या है। यह जो है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। इनमें जो वृक्ष पाए जाते हैं वो शीशम, बबूल, चंदन, आम और महुआ। ठीक है। और इसकी जो सबसे मेन विशेषता है इन प्रकार के वनों की, वह है कि इन वनों की लकड़ी जो है वह आर्थिक रूप से मूल्यवान होती है। फिर अगले हैं कि कटीले वन व झाड़ियाँ, इन्हें मौस्थलीय वन भी कहते हैं। यह गुजरात, राजस्थान, पंजाब में पाए जाते हैं। इनके लिए जो है 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा की आवश्यकता होती है। फिर देखते हैं इनमें जो मुख्य रूप से पेड़ होते हैं वह होते हैं बबूल, खैर, खजूर, नागफनी और कैक्टस। फिर 5th नंबर का है पर्वतीय वन। इनके लिए 1500 मीटर की ऊंचाई तक जो है 1500 मीटर की ऊंचाई तक जो है ये पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और ये इनमें जो है 1500 से 3500 मीटर तक कोड़धारी सदा हरित वन रहते हैं, जैसे कि देवदार, स्प्रूस और सिल्वर फर और चीड़ जैसी लकड़ियाँ इनमें मतलब पेड़ इनमें पाए जाते हैं। और फिर आता है 2800 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर जो है अल्पाइन वनस्पतियाँ इनमें पाई जाती हैं, जिनमें से चिनार, अखरोट के पेड़ भी सम्मिलित होते हैं। फिर आता है ज्वारीय वन। जहाँ नदियों का जल समुद्री जल से मिलता है वहाँ पर मुख्य रूप से दलदली भाग होता है और वहीं पर ये वन पाए जाते हैं, जैसे कि गंगा, गोदावरी, कृष्णा के जो निम्न डेल्टाई भाग हैं वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है समुद्री जल से नदियों का जल मिलता है, गंगा नदी और गोदावरी, कृष्णा का, तो वहाँ पे दलदली भूमि पाई जाती है, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। इनकी वनस्पतियाँ हैं मैग्रोव, सुंदरी और ये कैजुरीना, केवड़ा और बेदी जो है ये क्या करते हैं, ये समुद्री कटाव को रोकते हैं और इनमें जैव विविधता अत्यधिक होती है। 2 पॉइंट यहाँ पर हैं। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है, ये देख लीजिएगा, एग्ज़ाम
में पूछा जा सकता है कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसको जंगल की आग कहा जाता है। अच्छा, मरुस्थल का राजा किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है खेजरी के वृक्ष को। खेजरी के वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। अब हम आते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसा कि दिया हुआ है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। तो अभी हम लोगों ने किया है, वहाँ पे पढ़ा हुआ है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में जो है किस प्रकार के पाए जाते हैं वृक्ष। तो इसमें पाए जाते हैं आबनूस और महोगनी के, आबनूस और महोगनी के। तो ये हो जाएगा ए का 3। फिर है शीतोष्ण सदाबहार वन। तो इसमें पाए जाते हैं बांस और चीड़। तो इसका ये हो जाएगा करेक्ट। फिर पृथ्वी के फेफड़े, हाँ ये जैसे कि पृथ्वी के फेफड़े हैं, तो इन पृथ्वी के फेफड़े जो है ये कहा जाता है ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि पूरे विश्व की 20% जो ऑक्सीजन है वो यहीं से जो है इन्हीं वनों से मिलती है, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से, इसलिए इसी को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। फिर आता है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में आ जाएंगे साल, सागवान और शीशम के। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, भूमध्य सागरीय प्रदेश को जो है विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी मिलान वाला एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें एक तरफ दिए हुए हैं देश या जो है कॉन्टिनेंट, और दूसरी तरफ दिया हुआ है घास के मैदान। तो देखते हैं, इसके लिए हम एक शॉर्ट वीडियो ले आएंगे 4 या 5 मिनट का, उसमें हम क्लियर करा देंगे। यहाँ पर जो है ये इसको डायरेक्ट देखते हैं। तो ब्राज़ील में जो है कंपोस्ट घास के मैदान पाए जाते हैं ब्राज़ील में। तो ए का हो जाएगा 2, दूसरा नंबर का। और वेनेजुएला में जो है वह पाया जाता है लानोज का घास का मैदान। फिर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, आपके डॉन। फिर पूर्वी अफ्रीका, वहाँ आ जाएगा सवाना। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आदर्श बसाव स्थान के लिए उपयुक्त प्राकृतिक दशाओं में शामिल किया जाएगा। ए ऑप्शन है आपका अनुकूल जलवायु, सेकेंड है जल की उपलब्धता, तीसरा है उपयुक्त भूमि, चौथा है उपजाऊ मिट्टी। तो इन जो है कूटों की सहायता से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें सही मतलब हो जाएंगे चारों उपयुक्त सभी। देख लेते हैं, वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के लिए जो है उपयुक्त सभी प्राकृतिक दशाएं आवश्यक हैं। तो रहने के लिए तो अनुकूल जलवायु होनी चाहिए और उपयुक्त भूमि रहनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि ऊबड़ खाबड़ जगहों पे हम लोग अपने घर बना के रहने लगेंगे, और ऐसी जगह रहेंगे जहाँ पे जल की प्रचुर मात्रा हो, और जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी हो, जिससे जो है हम जो लोग वहाँ पे रहने वाले खेती कर सकें, या ऐसा मतलब उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, बंजर ना होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? ए ऑप्शन है पहाड़, बी ऑप्शन है समुद्र, सी ऑप्शन है सड़क, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मानव निर्मित, पहाड़ तो मानव निर्मित है नहीं, समुद्र भी नहीं है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी जो है सड़क जो है मानव निर्मित है। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सड़क। फिर अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो पर्यावरण के लिए खतरा क्या है? पादप वृद्धि खतरा है? नहीं। जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो पादप वृद्धि तो खतरा है नहीं पर्यावरण के लिए, और फसल वृद्धि भी नहीं है। फसल वृद्धि होगी तो किसानों की आय बढ़ेगी और फ़ायदा होगा। पादप वृद्धि भी नहीं है, तो सही क्या हो जाएगा? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि जो है पर्यावरण के लिए खतरा है, क्योंकि जैसे कि अपने आसपास के पर्यावरण में देख लिया कि जितने ही ज़्यादा लोग होंगे उतने ही ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ों का हनन होगा। जैसे कि देख लीजिए कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है उतने लोग जो है सुख सुविधाओं के लिए मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, तो उनसे जो है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, कई सभी प्रकार के प्रदूषण हो रहे हैं, जिनसे पर्यावरण को साफ साफ खतरा नजर आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास कैसी प्रक्रिया है? तो ए ऑप्शन है क्रमिक परिवर्तन, बी है प्राकृतिक चयन पर आधारित, सी है ए एवं बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो विकास जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। विकास जो है क्रमिक परिवर्तन और प्राकृतिक चयन पर आधारित प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, पर्यावरण के मानवीय घटकों में शामिल हैं। तो पर्यावरण के मानवीय घटकों में शामिल हैं, ए है इमारतें, दूसरा है पुल, तीसरा है सड़कें, चौथा है वायु। तो इनमें जो कूट दिए गए हैं इनमें से सही विकल्प चुनना है हम लोगों को। तो ए दिया हुआ 1 2 3 या 2 3 4 या 1 2 4 या उपयुक्त सभी। तो मानवीय घटक मतलब कि जो मानव द्वारा निर्मित है, मानव का सीधा जो है उसमें योगदान है। तो इमारतों में है, करेक्ट ये है। और सड़कों में हाँ ये भी सही है, इमारतें हो जाएंगी, सड़कें हो जाएंगी, और ये पुल पुल भी मानव द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन वायु जो है ये मानव द्वारा नहीं होता। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा
ए, 1 2 3 सही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के प्राकृतिक घटकों में क्या शामिल किया जा सकता है, क्या शामिल किया जाता है? ए है वायु, बी है जल, सी है स्थल, डी है उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण के प्राकृतिक घटक में ये सभी जो है शामिल होते हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। फिर देखते हैं द्रवित मैग्मा से बने सैलों को क्या कहते हैं? तो द्रवित मैग्मा जो होता है उससे जो चट्टानें या सैलें बनती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं आग्नेय। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आग्नेय चट्टानें, आग्नेय सैलें बोलते हैं द्रवित मैग्मा से जो बनी होती हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को भीतरी परत कौन सी है? तो पृथ्वी की जो सबसे भीतरी परत है वह है क्रोड, उसे क्रोड बोलते हैं, क्रोड। फिर है वायुमंडल के संगठन के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ जो वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें दी हैं, एक तरफ उनका जो है परसेंट दिया हुआ है, प्रतिशत मात्रा दी हुई है, तो हमें सही मिलान करना है कि किस गैस का कितना प्रतिशत हमारे वायुमंडल में विद्यमान है। तो जैसे कि यहाँ पे मिलान करना है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, फिर आर्गन दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है और नाइट्रोजन दिया हुआ है। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि सबसे हमारे वायुमंडल में जो है सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हम लोगों को पता है वह है नाइट्रोजन, जो कि 78% है। कितना है? 78%। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है हमारा 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? यह है 0.03। कार्बन कितना है? 0.03। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि दिया हुआ है ए का 3, तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 हो गया। बी का दिया हुआ है 4th, मतलब कि आर्गन का हो जाएगा 0.093। ऑक्सीजन तो बता ही चुके हैं 21% और नाइट्रोजन 78%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की विभिन्न परतों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो वायुमंडल में कितनी परतें हैं? 4 परतें हैं हमारे वायुमंडल में, तो इनको जो है क्रमबद्ध व्यवस्थित करना है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी। तो क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है, फिर समताप मंडल होती है, फिर मध्य मंडल होता है, फिर बहिर्मंडल होता है। ये चार परतें होती हैं। तो सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल और सबसे बाहरी परत होती है बहिर्मंडल। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर चार परतें यहाँ दी गई हैं, लेकिन होती 5 परतें हैं। 5 परतें होते हैं जिसमें एक आयन मंडल होता है, जो है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पर्यावरण का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? तो पर्यावरण का अध्ययन, या इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, या आधुनिक संसार की गंभीर समस्याओं से निपटने में सहायक होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की क्यों आवश्यकता होती है? तो पर्यावरण की आवश्यकता क्यों होती है? पर्यावरण के प्रति संवेदना विकसित करने के लिए, इसलिए जो है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की आवश्यकता होती है। क्यों हम लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक किया जाता है? क्योंकि उसके प्रति जो है हमारे अंदर संवेदना जो है विकसित हो। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन रोग उत्पन्न करने वाले जीव हैं? तो बैक्टीरिया से भी रोग उत्पन्न होते हैं, वायरस से भी, फफूंदी से, इसलिए इसमें हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में कौन संक्रामक बीमारी है? तो टाइफाइड एवं चेचक, मलेरिया एवं हैजा, चेचक एवं खसरा, या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देख लेते हैं इसका। टाइफाइड रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? तो टाइफाइड रोग होता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, जीवाणु जो इसका है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं मलेरिया रोग किस जीव द्वारा होता है? तो मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम के कारण, ये ऑप्शन। प्रोटोजोआ परजीवी से मलेरिया रोग होता है, ध्यान रखिएगा, प्रोटोजोआ से होता है। फिर नेक्स्ट है प्लेग किस जीवाणु द्वारा होता है? तो प्लेग जो है इसमें ए और सी ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे, मतलब कि ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पास्चुरेला पेस्टिस और यर्सिनिया पेस्टिस दोनों जो है प्लेग रोग के जीवाणु हैं। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एंटीबायोटिक औषधि है? तो एंटीबायोटिक औषधि इनमें में से कौन है? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और या उपयुक्त सभी। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों जो हैं ये एंटीबायोटिक औषधि हैं। इनका उपयोग क्या होता है? इनका उपयोग जीवाणु द्वारा होने वाले रोग के उपचार में होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में कौन कौन सी चिकित्सा प्रणाली उपलब्ध हैं? आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी, या एलोपैथिक। तो इनमें से सभी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो है ये तीनों जो है चिकित्सा प्रणाली उपलब्ध हैं।
फिर नेक्स्ट देखते हैं होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया था। तो होम्योपैथी का आविष्कार किया था डॉक्टर हनीमैन ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जर्मनी वैज्ञानिक थे ये। फिर माइक्रोस्कोप का उपयोग होता है सूक्ष्म वस्तुओं व जीवों को देखने में, लेखन कार्य में, बोलने में या ग्रहण क्षमता विकसित करने में। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सूक्ष्म वस्तुओं व जीवों को देखने में। फिर नेक्स्ट है जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण हैं। तो ए ऑप्शन है कम उम्र में विवाह, बी है मृत्यु दर में कमी, सी है जन्म दर में वृद्धि, डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। फिर देखते हैं जनसंख्या विस्फोट का क्या प्रभाव पड़ा है। ए है बेरोजगारी में कमी, बी है जीवन स्तर में कमी, सी है निर्धनता में कमी, या डी है उपयुक्त सभी। दोस्तों यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट से जो है बेरोजगारी में कमी तो आई ही है, जीवन स्तर में भी कमी आई है और निर्धनता में कमी आई है। तो इसके लिए हो जाएगा सही ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नहीं सॉरी, इसमें जो है जनसंख्या विस्फोट का क्या प्रभाव पड़ा है ये देखना है। तो जनसंख्या विस्फोट का प्रभाव पड़ा है जीवन स्तर में कमी देखी गई है, जीवन स्तर में कमी देखी गई है। ठीक है, गिरावट आई है जीवन स्तर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिए। ये क्षमा कीजिएगा, हम यहाँ पे गलत बोल गए। जनसंख्या विस्फोट का क्या प्रभाव पड़ा है, तो जीवन स्तर में कमी। फिर नेक्स्ट है जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य है जागरूकता पैदा करना या पर्यावरण उपलब्ध संसाधनों और उनके उपयोग के बीच संतुलन बनाए रखना। और फिर सी ऑप्शन है जनसंख्या नियंत्रण हेतु आवश्यक कौशल का विकास करना या उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऊपर के तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिए हुए हैं। जनसंख्या शिक्षा का उपदेश क्या है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसकी व्याख्या कि पर्यावरण उपलब्ध संसाधनों और उनके उपयोग के बीच संतुलन बनाए रखना तथा जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से जनसंख्या विस्फोट के नकारात्मक प्रभावों के विषय में जागरूकता पैदा करना। इससे लोगों में जनसंख्या नियंत्रण को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक कौशलों का विकास होता है। ठीक है, फिर देखते हैं जनसंख्या वृद्धि को किस प्रकार रोका जा सकता है। तो जनसंख्या वृद्धि को शिक्षा के द्वारा, जन जागरूकता के द्वारा, या शिक्षा और जन जागरूकता दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है जनसंख्या वृद्धि को जो है शिक्षा और जन जागरूकता के द्वारा ही रोकना संभव होता है। फिर देखते हैं निम्नलिखित में कौन कचरा प्रबंधन है तो 4R में शामिल नहीं है। तो 4R में कौन से शामिल नहीं है, देखते हैं 4R में कौन से शामिल नहीं है। पहला है रिड्यूस मतलब कम करना, या रिफ्यूज़ मतलब मना करना। फिर बी है रीयूज़ मतलब पुनः प्रयोग, रिसाइकिल मतलब पुनः चक्रित करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 4R का असली मतलब क्या है, असली 4R में क्या क्या शामिल है, पहले तो हम देख लेते हैं। पहला तो है कम करना मतलब कि रिड्यूस, ठीक है, अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही सामान खरीदें। ठीक है, मना करना मतलब रिफ्यूज़ मतलब प्लास्टिक से बने सामानों एवं पॉलीथीन थैली के उपयोग से बचें। फिर पुनः प्रयोग मतलब रीयूज़, रीयूज़ में क्या है, बहुत सी वस्तुओं को हम अपनी समझदारी से पुनः उपयोग में ला सकते हैं। जैसे पुरानी बाल्टियों के टूटने पर उसे कूड़ेदान या गमले के रूप में उपयोग में लाया जाता है। फिर पुनः चक्रित करना मतलब रिसाइकिल, ऐसी वस्तुएं जो पुनः चक्रित हो सकती हैं उन्हें कबाड़ी वाले को दे दें, जैसे कि पुराने कागज, समाचार पत्र, लोहे व कांच के टुकड़े आदि। अच्छा, पुनर्चक्रण के द्वारा जो है बहुत से अपशिष्ट पदार्थों को गलाकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य रूप से पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 6। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। तो पदार्थ की कौन कौन सी 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, एक तो पाया जाता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। ठोस, द्रव, गैस ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रॉबर्ट बायल ने जो है सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था 1661 में। ठीक है, फिर देखते हैं जल मतलब H2O क्या है। तो जल क्या है, जल एक यौगिक है, यौगिक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब किस प्रकार से यौगिक है देखते हैं। यौगिक के जो है अणु 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। जल मतलब H2 का एक अणु हाइड्रोजन मतलब ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 परमाणु मतलब H2 लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन का 1 परमाणु। ये हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु से मिलकर बना हुआ है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मतलब 1 परमाणु C का और ऑक्सीजन के 2। ठीक है, तो ये भी एक क्या हुआ यौगिक। ठीक है, 2 परमाणु है। इसी प्रकार चीनी, चीनी का फार्मूला क्या होता है C12H22O11। इसका मतलब एक अणु कार्बन के 12 सॉरी इसका जो है एक अणु कार्बन के 12 हाइड्रोजन के 22 एवं 22 ऑक्सीजन के, इसमें गलत लिखा हुआ है, मतलब कार्बन के 12 हाइड्रोजन के 22 ऑक्सीजन के 11 परमाणु से मिलकर यह बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं
ऐसे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है तथा अम्ल की मात्रा कम होती है क्या कहलाते हैं? सांद्र अम्ल, तनु अम्ल या क्षार या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वो कहलाते हैं ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा तनु अम्ल। देखते हैं तनु अम्ल क्या होता है। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि नींबू होता है, नींबू जो है वह स्वाद में खट्टा होता है तो वो अम्ल हो जाता है नींबू का रस। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं और ये अम्ल बहुत क्षीण प्रकृति के होते हैं। इन्हें दुर्बल अम्ल भी कहते हैं। ऐसे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है तथा अम्ल की मात्रा कम होती है उन्हें तनु अम्ल कहते हैं या कहलाते हैं। जिन अम्लों में पानी की मात्रा बहुत कम होती है सांद्र अम्ल कहलाते हैं। सांद्र अम्लों में पानी की मात्रा बढ़ाकर उन्हें तनु अम्ल में बदला जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं या वो क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन है भस्म, बी ऑप्शन है अम्ल, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है एसिड। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा भस्म, ए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भस्म के बारे में पढ़ लेते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं भस्म या क्षारक या बेस कहलाते हैं। जो भस्म या क्षारक जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं वे क्षार मतलब एल्कली कहलाते हैं, जैसे NaOH, KOH, चूने का पानी। अतः यह सभी जो है क्षार मतलब यह सभी जो कहने का मतलब है सभी क्षार भस्म है, परंतु सभी भस्म क्षार नहीं है। ये जो पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। लास्ट वाली लाइन जो लिखी हुई है ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि सभी क्षार भस्म है परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जी है, इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। फिर नेक्स्ट देखते हैं और एक चीज़ और, इसका जो व्यापारिक नाम होता है वह होता है गंधक अम्ल। व्यापारिक नाम इसका होता है गंधक अम्ल। इसका उपयोग उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट के निर्माण में, बैटरियों के निर्माण में तथा रंग, कागज, कपड़े आदि उद्योग में होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। कई बार पूछा गया है, यूपी टेट में भी कई बार पूछा गया है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप क्या होता है। या तो डिग्री सेल्सियस एक देगा, दो में से मतलब एक देगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में से एक देगा या दोनों दे देंगे। इसमें दोनों दिए हुए हैं तो दोनों देख लीजिए। सही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, फिर देखते हैं वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसका जो है वह गलनांक होता है जिस पर वह जो है गर्म करने पर द्रव में बदल जाता है। फिर नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण होता है जब पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य सूर्य आ जाता है, सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी। जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब वह सूर्य ग्रहण कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में इस प्रकार आते हैं कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य चंद्रमा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि हमारे परिवेश नामक चैप्टर से संबंधित थे। इन प्रश्नों को आप एक बार देख लीजिएगा, दूसरी बार सरसरी निगाह से 1.5 या 2.0 स्पीड लगाकर देख लीजिएगा तो ये आप लोगों को बिल्कुल याद हो जाएंगे। तो अगर जो यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, समझ में आया है तो इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।